वापस से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्विंग यूजिंग मैट्रिसेस। बस यार, हम लोगों को जब बोला गया शांत हो जाओ तो शांत हो जाया करो यार। चलो, ठीक ना। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन सॉल्विंग यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का यूज करके हम लोग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला केस बहुत सिंपल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, a1x प्लस b1y इक्वल टू कितना, c1। और सेकंड इक्वेशन होता मान लो a2x प्लस का कितना, b2y इक्वल टू कितना, c2। बोलोगे सो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ये तुम लोगों ने 9th 10th में भी शायद किया होगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल में बेसिकली पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या आते थे, पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या आते थे। पहला आता था, याद करो, यूनिक सॉल्यूशन। एक आता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक क्या आता था, नो सॉल्यूशन। याद करो, तीन केस बनते थे। दो इक्वेशन दो वेरिएबल के केस में तीन केस बनेंगे अपने। यूनिक सॉल्यूशन, तो जरा सोचो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बेसिकली और कुछ नहीं, दो स्ट्रेट लाइंस ही तो हैं 2D में। दो स्ट्रेट लाइंस ही तो होंगे। तो दो स्ट्रेट लाइंस मिलकर यूनिक सॉल्यूशन कब देंगे, जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें। और दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, दोनों के स्लोप पैरेलल नहीं होने चाहिए। दोनों के स्लोप पैरेलल नहीं होने चाहिए ना। तो इसका स्लोप क्या आएगा, -a1/p। इसका स्लोप कितना आएगा, -a2/b2। ये बराबर नहीं होने चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल, a2 को यहां भेजू, b1 को यहां भेजू, तो क्या आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहला केस। दो इक्वेशन दो वेरिएबल के केस में यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते। और इंटरसेक्ट करने के लिए दोनों लाइंस को देखो पैरेलल नहीं होना चाहिए, दोनों के स्लोप्स नॉट इक्वल रख दो। नहीं आया, पक्का। चलो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब दोनों लाइंस ओवरलैपिंग हो, when both lines are overlapping। बस यार, लाइंस आर ओवरलैपिंग, ठीक है। बस, तो जब लाइंस ओवरलैपिंग होगी तब इनफिनिट सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। और इनफिनिट सॉल्यूशन ओवरलैपिंग, तो दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली कैसी हो जाए, सेम, या इसका कुछ के टाइम्स ही हो जाए। ये चला, इसका कुछ के टाइम्स ही हो जाए। जैसे अगर मान लो एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3, तो इसका दो गुना कितना आएगा, 4x प्लस का 2y इक्वल टू 6। ये भी दोनों लाइन भी तो सेम ही है। देखो, इनका रेशियो इनका रेशियो इनका रेशियो कैसा आना चाहिए, सेम। तो क्या लिखो बताओ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आया पक्का। नो सॉल्यूशन के लिए, दो लाइंस को सॉल्व करने पे नो सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों लाइंस कैसे हो जाए, पैरेलल। दो लाइंस कैसे हो जाए, पैरेलल बट नॉन इंटरसेक्टिंग। सोचो, यही तो नो सॉल्यूशन है। एक भी देखो, एक भी कोई ऐसा पॉइंट है कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है ना। पैरेलल बट नॉन इंटरसेक्टिंग। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो a1/2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, बट सब कुछ सेम ना हो जाए, शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। या ये स्टेप आया, नॉट इक्वल टू c1/c2।
क्योंकि अगर तुम सिर्फ इतना करके छोड़ दिया तुमने, तो हो सकता है ये भी इसके बराबर आ जाए। तो वो कौन सा केस आ जाएगा? इन्फिनिट का। तो जो लोग बाद में आए हैं मैं उनके लिए बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है मैट्रिक्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है और बाद में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम पढ़ोगे तो सीख लो अच्छे से। ठीक है ना? आगे चले। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सबसे आसान केस, शासन में आ गया होगा। आगे चलें। चलो अगले लिखते हैं। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, होमोजेनस इक्वेशन। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, होमोजेनस इक्वेशन। होमोजेनस इक्वेशन माने हर टर्म की डिग्री सेम। हर टर्म की डिग्री कैसे होनी चाहिए? सेम। हर टर्म की डिग्री सेम और तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल्स मतलब समझ में आ रहा है? एक्स वाई जेड तीन होंगे। तो क्या लिखो बताओ तीनों इक्वेशंस? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या लिखूं? d1 की क्या इक्वल टू क्या लिखूं? d1 की कुछ और बोलो। जीरो। जीरो क्यों? बिल्कुल, क्योंकि सोचो अगर तुम यहां जीरो की जगह कुछ कांस्टेंट अगर रखते तो इसकी डिग्री कितनी है? वन। यहां एक्स है ना, इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन। और अगर तुमने यहां कांस्टेंट रख दिया तो उसकी डिग्री तो जीरो होती। माया, इसलिए होमोजेनस के चक्कर में इसको क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। माया, सेकंड इक्वेशन क्या आएगा? a2x प्लस का कितना? b2y प्लस का कितना? c2z इक्वल टू कितना? जीरो। और थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। ये तीनों कहलाते हैं तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है ना? समझ में? होमोजेनस की वजह से ये वाले टर्म जीरो 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 हो गए। ठीक है ना? अगर नॉन होमोजेनस होता तो शायद समझ में आ रहा होगा, यहां कांस्टेंट आता d1 d2 और d3। ठीक है ना? अगर नॉन होमोजेनस इक्वेशंस हम लेते तो। पक्का? चलो, अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। पिछला केस तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है। चलो अब देखना इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, अभी तो देखो चूंकि ये वेरिएबल्स में है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। देखो अगर तुमसे बोला जाए कि इन इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सोचो हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड से तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करना जानते ही हैं, हम कर लेंगे। लेकिन सोचो वो तभी पॉसिबल है जो है नंबर्स में दी हो। सोचो अगर यहाँ वेरिएबल्स में दे दी जाए ए बी सी तो हम थोड़ी कुछ कर पाएंगे। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट तुम लोग को पहले भी सिखाया था। सोचो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ऊपर जो तीन इक्वेशंस लिखी हैं और ये जो मैं लिख रहा हूं, सोचो दोनों सेम बात है। ये चला, सोचो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये तो बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। बोलो यार कुछ तो, पक्का ना? अब गौर करना, मैं तुमसे अगर कहूं कि इन तीनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो मेरे को दिख ही रहा है। पहले तो क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन माने क्या? दो इक्वेशन अगर मान लो दी है
मैं तुमसे पूछूं इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन माने क्या होता है? बिल्कुल ऐसा x, y जो दोनों इक्वेशन को इकट्ठा सेटिस्फाई करे, ये तो होता है। जैसे कि मैं तुम्हें दो स्ट्रेट लाइन दी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, मैंने कहा इन दोनों का सॉल्यूशन निकालो, दोनों को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद क्या, वो पॉइंट ही तो निकालो जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। तो सॉल्यूशन माने क्या होता है, वो पॉइंट जो हर इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। क्या इन तीनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तुम्हें दिख रहा है? कौन सा? बिल्कुल, सोचो इन तीनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वन सॉल्यूशन is 0, 0, 0, which always exist। ये चला which always exist। तो जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 तुम कुछ भी रखते रहो, ये सॉल्यूशन तो आना ही आना है। तो जो 0, 0, 0, तो एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा जो इन तीनों इक्वेशन को हमेशा सेट करेगा। ये समझ में आया? और इस सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तुम ऑप्शंस में लिखा दिखेगा कि भाई इस इक्वेशन के क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। तो अगर 0, 0, 0 आ रहा हो तो ट्रिवियल है, उसके अलावा कुछ आ रहे हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि इन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हमें मिलना ही मिलना है। बोलो हाँ। चलो, क्वेश्चन उठता है कि क्या एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं? पहले यहां तक का डिस्कशन में है ना, एक सॉल्यूशन तो इसका है ही है। अब जरा इस पे लौट के आते हैं। जरा सोचो हमें निकालना क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माने एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अगर मैं कुछ देर के लिए इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लूं, इस मैट्रिक्स को बी लेट कर लूं और इस मैट्रिक्स को सी लेट कर लूं, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? सी। और एक्चुअल में ये नल मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स क्यों लिखो, इसको मैं नल मैट्रिक्स लिख दूं। और जरा सोचो हमें निकालना क्या है? एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड माने क्या? बी मैट्रिक्स निकालना है। और जरा सोचो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? क्या बन गई? दैट ए इंटू बी इक्वल टू कितना? नल। और हमें ए तो बी तो निकालना है, तो बी कैसे निकालूं? ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो दोस्तों, तो ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अब सोचो केस बनेगा कि भाई ए का डब्बा जीरो है भी कि नहीं है। अगर ए का डब्बा जीरो नहीं हुआ तो, अगर ए का डब्बा जीरो हुआ तो, अगर ए का डब्बा जीरो नहीं हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और उस केस में जो बी मैट्रिक्स आएगा, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करूंगा, तो सोचो बी क्या आएगा? नल मैट्रिक्स, जो कि एक सॉल्यूशन आना भी चाहिए था। मैंने कहा ए इंटू बी नल है। अब तुमने कहा सर ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा हमें पहले चेक तो करना पड़ेगा ए का डब्बा जीरो है कि नॉन जीरो है। तो ए का डब्बा तुम चेक करोगे, या तो जीरो आएगा या तो नॉन जीरो आएगा। अगर ए का डब्बा नॉन जीरो आया, अगर ए का डब्बा क्या आया? नॉन जीरो, तो बी सोचो फिक्स हो जाएगा कि क्या होगा? नल मैट्रिक्स। And this is the case of unique solution। ये चला। और ये सोच पा रहे हो अगर ए का डब्बा जीरो हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां से एक्चुअल में जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो तुम्हारे मिलते हैं इनफिनिट सॉल्यूशंस। और इन्हीं सॉल्यूशंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा केस है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, होमोजेनियस इक्वेशन। क्या होगा? ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। तो इसके दो ही केस पॉसिबल है। याद करो पहले केस में, पहले
सिनेरियो में कितने केसेस थे? 3 केस थे। कौन कौन से? यूनिक, इनफिनाइट या नो, 3 केस पॉसिबल थे। लेकिन इस वाले में मैं कह रहा हूं कि नो सॉल्यूशन वाला केस इसमें पॉसिबल ही नहीं है। इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस आया क्या? देखो, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला आया या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन वाला आया, नो वाला क्यों नहीं आया? सोचो, 0 0 0 एक सॉल्यूशन तो उनको दिख ही रहा था ना, तो क्या नो वाला इसमें आ सकता था क्या? आ रहा है। तो इस केस में से दो ही पॉसिबिलिटी उठती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं समराइज कर देता हूं। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होमोजेनस में, ठीक है, पहला केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब डेल ए का डब्बा क्या हो? नॉन जीरो। और अगर ए का डब्बा क्या होता है? जीरो। इफ ए का डब्बा क्या होता है? जीरो, तो उस केस में क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफिनिट सॉल्यूशन आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल केसेस। ठीक है ना? नो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। आए थोड़ा। ठीक है, और हम ये भी बता पा रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा, उस केस में जो सॉल्यूशन होंगे, उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो और कुछ नहीं, कौन सा होगा? 0 0 0 ही होगा। अगर इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमें पता भी है, 0 0 0 ही है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगर और कुछ अगर है तो पक्का उसके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। देखो, अगर डब्बा ऑफ ए नॉन जीरो था तो जो सॉल्यूशन आया वो फिक्स हो गया ना, नल मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड फिक्स हो गया, 0 0 0 ही हो सकते हैं। नहीं आ रहा, थोड़ा बताया, कुछ तो बोल दो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फाइन लैम्डा, बस बेटा, सच दैट 3x माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड, लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस 3z, x माइनस का 2y प्लस 4z इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। बस बेटा, and values of lambda for which this set of equation has non-trivial solutions. चलो, तो क्या सोचे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कौन से वाले? यूनिक वाला कि इनफिनिट वाला? इनफिनिट वाला। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन माने कौन सा सॉल्यूशन बताओ? इनफिनिट सॉल्यूशन बोलो कुछ तो, है ना? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कहते हैं इनफिनिट सॉल्यूशन। और इनफिनिट सॉल्यूशन कब आते हैं? जब डब्बा ऑफ ए तुम्हारा क्या होता है? जीरो होता है। डब्बा ऑफ ए कितना होता है? जीरो। है पक्का? अब डब्बा ऑफ ए को जीरो करना है। डब्बा ऑफ ए माने क्या? एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स है, तो 3 माइनस 1 और लैम्डा, लैम्डा 2 और 3, 1 माइनस का 2 और कितना? 4। इसका डब्बा क्या करना पड़ेगा उनको? जीरो करना पड़ेगा। बोलो दोस्तों। तो 3 के बाद खोल दे इसको, 8 और 6 14, बोलो, प्लस 1 के बाद 4 लैम्डा माइनस का कितना? 3, 4 लैम्डा माइनस का 3 प्लस लैम्डा के बाद कितना आएगा? माइनस का 2 लैम्डा माइनस 2, और इसका डब्बा क्या करना उनको? जीरो। ठीक है ना? तो कितना जाएगा? माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, बात नहीं करो यार,
माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा प्लस का 42, 42 माइनस 3 39 प्लस का कितना 39 इक्वल टू 0। चला गए। बस अब स्क्वायर के रूट्स निकाल लें। -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 78 इक्वल टू 0। दो स्क्वायर तो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बताओ 79। तो लैम्डा इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 79 बाय -2। क्या कुछ गड़बड़ किया क्या? कहां पे? क्या बोल रहे हो? -2 को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया। बस अभी तक तुम क्वाड्रेटिक का रूट निकालने नहीं सीखे तुम लोग यार। शांत। यार देखो, ठीक है, ये बहुत ही इजी केस था। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब डब्बा नॉन जीरो आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? जब डब्बा जीरो होगा। नो सॉल्यूशन वाला केस इसमें पॉसिबल होता नहीं। ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? आगे चले। थर्ड केस और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, नॉन होमोजेनस इक्वेशन, नॉन होमोजेनस इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, नॉन होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, चलो देखें। a1x प्लस, बस बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z। बस तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, नॉन होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, आराम से। अब इनको देखना, शांत जाओ। इनको ध्यान देना, सॉल्व करने के दो टेक्निक होते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड वन, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है। वापस से कह रहा हूं बार बार, एक क्वेश्चन तो मैं पक्का देखिएगा इसका, बाद में मत पछताना। ठीक है, ठीक। तो देखना, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, नॉन होमोजेनस इक्वेशन। पहले हमने होमोजेनस इक्वेशन देखा, अब हम देख रहे हैं नॉन होमोजेनस इक्वेशन। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, इसके कुछ कुछ लॉजिक 3D चैप्टर से मैच करेंगे, तो जो तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी कुछ चीजें याद कर लेना। वो जब हम 3D पढ़ेंगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है ना? ध्यान देना, क्रेमर्स रूल में हम लोग क्या करते हैं? क्रेमर्स रूल में हम लोग चार डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करते हैं। पहला, डेल। डेल क्या होता है? सिंपली एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डब्बा। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, और हम डिपेंड करते हैं डेल एक्स। डेल एक्स क्या होता है? डेल एक्स में एक्स के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से।
x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दो किससे, कांस्टेंट से, तो कितना आएगा बताओ, d1 d2 d3, और यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। सिमिलरली हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, डेल वाई। डेल वाई में बताओ क्या करूं, बिल्कुल y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो किससे, कांस्टेंट से, तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 और c1 c2 c3, एंड सिमिलरली हम लोग क्या निकालते हैं, डेल z। डेल z के लिए z के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करते हैं, तो z के कोफिशिएंट्स आएंगे d1 d2 और d3, यहाँ कितना आएगा a1 a2 a3, और यहाँ क्या आएगा b1 b2 और b3। लेसन में हमने डेल किसको माना, डेल x किसको माना, डेल y किसको माना और डेल z किसको माना, बताया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, क्रेमर्स रूल ने क्या कहा कि तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल नॉन होमोजेनस इक्वेशन, इसमें भी पॉसिबिलिटीज किस किस की हो सकती है भाई, या तो यूनिक सॉल्यूशन की, या इनफिनिट सॉल्यूशन की, या इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस हो सकता है क्या, केस में नो सॉल्यूशन का केस हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस बार थोड़ी 0 0 0 देखो सेट्स कर रहा है तीनों को, इस बार तीनों जगह 0 रखो, क्या 0 0 0 इस इक्वेशन को सेट्स कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, 0 इक्वल d1 आ रहा नहीं आ रहा, तो इस बार देखो 0 0 0 इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, मान के चल रहा हूं d1 d2 d3 0 नहीं है, क्या नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि जब भी इक्वेशन सॉल्विंग के क्वेश्चन अगर होते हैं तो इक्वेशन सॉल्विंग में तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन का, या तो इनफिनिट सॉल्यूशन का, या तो नो सॉल्यूशन का, चाहे वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो, चाहे दो इक्वेशन तीन वेरिएबल हो, चाहे तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हो, चाहे तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल नॉन होमोजेनस हो, हमेशा यही तीन सिनेरियो ही बनते हैं, समझ रहा है। ये क्यों बनता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, 3D जब पढ़ोगे, प्लेन्स पढ़ोगे, इसमें एक्चुअली प्लेन्स का लॉजिक लगता है, तो जब हम प्लेन्स पढ़ेंगे तो अच्छे से फील हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यही तीन सिनारियो बन रहे हैं, दो सॉल्यूशन वाला सिनारियो क्यों नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करके तुम्हें एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकते, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स की मदद से तुम्हें एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेंगे, या तो एक मिलेगा, या इनफिनिट मिलेगा, या नो मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि इनको सॉल्व करके तुम्हें दो सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है ना। लॉजिक वापस से प्लेन्स का है, अपन 3D पढ़ेंगे तो आ जाएगा, है ना। चलो, तो अब क्रेमर्स ने ध्यान देना क्या कहा कि अगर तुम्हें कभी भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन अगर दिख जाए तो पहला सवाल उठता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। अब उसको करने के लिए हम वापस से इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन को, तो इन तीनों को मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर देता हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यह था इनटू एक्स वाई जेड, बोलो, और इधर क्या था d1 d2 d3, बोलो कुछ तो आता। अब अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स मानू, बात नहीं बेटा, इसको अगर मैं एक्स मैट्रिक्स मानू और इसको अगर मैं बी मैट्रिक्स मानू, तो इक्वेशन क्या बन गया, a इंटू एक्स इक्वल टू कितना, b, बना नहीं बना, तो क्या यहां से हम एक्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालते, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करके, और सोचो उस केस में अगर मैंने ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में एक्स मैट्रिक्स क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू बी आएगा, तो क्या एक्स मैट्रिक्स फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अगर एक्स मैट्रिक्स फिक्स हो रहा है तो क्या सोच पा रहे हो कि यही तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, जो एक्स मैट्रिक्स फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, एक्स फिक्स हो गया ना, मतलब ये मैट्रिक्स फिक्स हो चुका है, क्या है,
तो एक्स फिक्स हो गया, वाई फिक्स हो गया, जेड फिक्स हो गया, मतलब और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वही तो यूनिक सोल्यूशन वाला केस है। तो जो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलते हैं? जब एक्स फिक्स नहीं होता, समझ गए ना? तो उस केस में कुछ भी रखते रहो, हमेशा एक्स सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा बताया। तो क्या तुम बता सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है? कि ए इनवर्स कम प्री मल्टीप्लाई कर पाए, और ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे? जब डब्बा ऑफ ए क्या होगा? नॉन जीरो। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? डब्बा ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो भी हमें पता है, वो क्या आएगा? ए इनवर्स इंटू बी, या क्रेमर्स रूल के हिसाब से जो स्मॉल एक्स आता है वो आता है डेल एक्स बाय डेल, स्मॉल वाई जो आता है वो आता है डेल वाई बाय डेल, और स्मॉल जेड जो आता है वो आता है डेल जेड बाय डेल। ठीक है, इनने पहली चीज ये कही, इन्होंने क्या कहा कि अगर तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो उन तीनों इक्वेशन के अपने यूनिक सॉल्यूशन कब आएंगे? जब ए का डब्बा, ध्यान देना, मेन जो मैट्रिक्स था ए वाला, डेल वाला, उसका डब्बा क्या हो? नॉन जीरो। और हमने देखा अगर उसका डब्बा नॉन जीरो होता तो एक्स मैट्रिक्स फिक्स हो जाता, और कितना आता? ए इनवर्स इंटू डी। तो या तो सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम इसका यूज कर सकते हो, या सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम इनका भी यूज कर सकते हो। नहीं है क्या? थोड़ा बताया। चलो आगे चले। तो ये तो हो गई बात किसकी? यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब ये नॉन जीरो होगा। और उस केस में सॉल्यूशन होगा क्या? वो ये होगा या ये होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये हम कैसे पता करेंगे कि इन्फिनिटी की नो है? यूनिक तो हम पता करना सीख गए। चलो, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई यूनिक सॉल्यूशन कब हो रहा है? जब डेल क्या है? नॉन जीरो। तो जब डेल क्या होगा? जीरो। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो इन्फिनाइट हो जाए या तो नो हो जाए। समझ में आ रहा है? इन्फिनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए? कि डब्बा ऑफ ए क्या होना चाहिए? जीरो। डब्बा ऑफ ए जीरो होगा मींस अब उस इक्वेशन के या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है या तो नो सॉल्यूशन है। अब वो कैसे पता करें? क्या डब्बा ऑफ बी? डब्बा ऑफ बी कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, ध्यान देना, ये थोड़ा अच्छा होता है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन देखो कब आता है, थोड़ा याद ध्यान दो। जरा देखो क्रैमर्स ने क्या कहा था कि जो सॉल्यूशन आते हैं वो इस फॉर्म के आते हैं। अब देखो ये हम बात करें इन्फिनाइट सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्यूशन होनी चाहिए, और डेल तुम्हारा कैसा है? जीरो। जरा यहां रखो, डेल को जीरो रखो, तो क्या तुम्हें एक्स वाई जेड मिलेगा? क्या एक्स वाई जेड मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाला केस मिलेगा। तो कब पॉसिबल है? सोचो नीचे जीरो बैठा हुआ है, तो ऊपर क्या रखूं ताकि एक्स मिल सकता हो?
तो जो अगर डेल एक्स मैं कुछ भी नॉन जीरो रखूं, जैसे 1 रख दो तो 1/0 तो नॉट डिपेंड होगा, 2/0 भी क्या होगा, नॉट डिपेंड। बट अगर 0/0 होता तो लिमिट लगता, 1 नहीं होता, लिमिट लगता, मतलब फिर पॉसिबिलिटी होती मिलेगी। तो ये तो पता है ना, 0/0 लिमिट लगा के कुछ आ सकता है, इतना कह रहा हूं मैं, है ना। तो सोचो ये अगर जीरो है और एक्स को हमें कुछ ना कुछ अगर चाहिए तो यहां कुछ जीरो ही होना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, तो अगर हमें इनफिनाइट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो एक्स वाई जेड तीनों मिलने चाहिए, और तीनों मिलने के चांस कब है, नीचे जीरो बैठा हुआ है, तो ऊपर भी पक्का ये जीरो बन जाए तभी चांसेस होंगे। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, डेल एक्स शुड बी इक्वल टू कितना, डेल वाई शुड बी इक्वल टू कितना, डेल से, और इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। इसे याद ही कर लो, किसी को समझ में नहीं आता ये। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, डब्बा ऑफ ए क्या हो जाए, नॉन जीरो। इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए पहली प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि डब्बा ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो। उसके बाद डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये तीनों भी कैसे होने चाहिए, जीरो। अगर डेल भी जीरो है, ये तीनों भी जीरो है, तो समझ जाना उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। या कुछ तो बोल दो। चलो भाई, नो सॉल्यूशन कब होगा, सारे नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सोचो एक भी नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो अपॉन जीरो सोचो जेड नॉट डिपेंड हो जाएगा, और अगर जेड नॉट डिपेंड हो गया तो एक्स और वाई तुम्हें मिल भी जाए तो क्या कर लोगे, सॉल्यूशन तो कब कहा जाएगा, जब एक्स वाई जेड तीनों मिले। अगर इनमें से एक भी नहीं मिला तो सॉल्यूशन नहीं मिला, समझ में आया। तो एनी वन इफ एनी वन ऑफ डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज नॉन जीरो, अगर एक भी तुम्हारा इनमें से नॉन जीरो हुआ तो पक्का कौन सा केस होगा तुम्हारा, नो सॉल्यूशन का केस होगा। यही केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आया थोड़ा वसन में। ये हमने पहला तरीका सीखा इस केस को सॉल्व करने का। समझ जाओ, आया पक्का, बोलो कुछ तो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। when lambda and mu for which lambda and mu for which 2x plus 3y plus z equal to -1, 4x minus y plus 3z equal to x plus y plus x है ना, थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, when lambda and mu for which this system of equation has, पहला केस यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस infinite solution, third case no solution।
चलो अच्छे से देखना, ठीक है ना, यही बार बार आएगा, ठीक है। तो पहले सर हमारे कौन सा सिनारियो है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, होमोजेनस कि नॉन होमोजेनस, नॉन होमोजेनस क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि भाई बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, जब डब्बा ऑफ ए तुम्हारा क्या होता था, सिंपली नॉन जीरो। बोलो दोस्तों, तो डब्बा ऑफ ए अगर नॉन जीरो हो गया तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पक्का यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कंफर्म हो जाएगा हमारा। तो डब्बा ऑफ ए क्या आएगा, 2 3 1, 3 माइनस 1 और 3, 1 7 और कितना लैम्डा, 1 7 और लैम्डा। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, नॉन जीरो। बस बेटा ये तो करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर ले, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के साथ कितना आएगा, माइनस लैम्डा माइनस का कितना 21, माइनस 3 के साथ 3 लैम्डा माइनस का कितना 3, 3 लैम्डा माइनस का 3, 1 के साथ 21 प्लस 1 22, 1 के साथ 22, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 11 लैम्डा माइनस का 22 प्लस का 9 प्लस का 22, है ना, सही किया ना मैंने, -2 माइनस का 9 माइनस करा -42 आएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है ना। यहां से कितना आएगा -22 प्लस 9 माइनस, ठीक है ना, 22 और प्लस का 9 -13 है ना। ये सही किया ना मैंने, माइनस का 11 लैम्डा 33 -11 आएगा ना। ये तो बड़ा अच्छा आ गया। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, -1। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ किया गया, बस ठीक है ना। मीन्स बताओ लैम्डा और म्यू क्या होना चाहिए ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन पहले कैसे क्या लिखो, बताओ लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा 1 सॉरी लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए, और म्यू का क्या, तो जो म्यू पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, म्यू कुछ भी हो चलेगा, म्यू पे तो चीजें डिपेंड ही नहीं करी ना। तो पहले कैंसिल में lambda should be equal to -1 and mu can belong to any real number। पहला पार्ट बहुत आसान, यूनिक सॉल्यूशन करना था, सीधा डब्बा क्या कर दिया, नॉन जीरो। बस यार कितनी बात करते हो। चलो अगला देखें, अगला आता है इन्फिनाइट और नो सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट और नो सॉल्यूशन दोनों के होने के लिए एक प्राइमरी कंडीशन तो इन दोनों को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कौन सी, डब्बा ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जीरो, मींस लैम्डा शुड बी इक्वल टू -1। लेकिन लैम्डा -1 अगर हो गया तो इन्फिनाइट भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। कब इन्फिनाइट होगा कब नो होगा, अब हमें ये चेक करना है। तो लैम्डा मान लो -1 है, लैम्डा मान लो -1 है, तो अब देखते हैं कब इन्फिनाइट कब नो, कब इन्फिनाइट कब नो। तो इन्फिनाइट के लिए क्या कंडीशन लगाऊं, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों तुम्हें चेक करने पड़ेंगे, जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब डेल एक्स पहले निकालते हैं, चलो डेल एक्स कितना आएगा, -1 टू म्यू, म्यू, यहां कितना आएगा 3 -1 7, 3 -1 और 7, यहां से कितना आएगा 1 3 और लैम्डा, 1 3 और लैम्डा, ये डेल एक्स आता। डेल वाई कितना था, डेल वाई
डेल वाई आता अपना कितना 2 3 1 2 3 1। यहां से कितना आएगा -1 2 और म्यू, यहां से कितना आएगा 1 3 और -1। बस बेटा। और डेल जेड कितना आएगा, लैम्डा के लिए -1 दी ना, डेल जेड क्या आएगा 2 3 और 1। यहां से कितना आएगा 3 - 1 और 7 और -1 2 और म्यू। और ये तीनों तुम्हारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो सर माना क्वेश्चन गंदा थोड़ा कहाँ हो जा रहा है, जब तुम्हें तीनों डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे, तीनों को देखना पड़ेगा कि तीनों एक साथ 0 होने चाहिए। समझ में आ रहा है, कुछ तो बोलो। चलो डेल एक्स निकालते हैं। डेल एक्स, तो डेल एक्स अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, -1 के बाद कितना आएगा 1 + 1 माइनस का 20, इससे कितना 20, -3 के बाद -2 माइनस का 3 म्यू, माइनस का 2 माइनस का 3 म्यू, +1 के बाद 14 प्लस का कितना म्यू, 14 प्लस का म्यू। और ये तुम्हारे क्या चाहिए 0, बोलो है ना। तो प्लस का 9 म्यू प्लस म्यू तो कितना आएगा बताओ 10 म्यू, 20 20 और 6 26, 26 और 14 40। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ -4। डेल एक्स में क्या करते थे अपन, कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर देते एक्स के यहाँ पे, एक्स के जो कोफिशिएंट्स थे उसके यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस कर दिया। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों को 0 होना चाहिए। तो क्या म्यू इक्वल टू -4 आ गया कि कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा कि आ गया म्यू, पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही कहा, ध्यान देना ये तो तुमने सिर्फ डेल एक्स चेक किया ना, डेल एक्स को 0 किया तो देखा डेल एक्स 0 का बोला म्यू जब कितना है -4। और अब तुम्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इसी म्यू के लिए डेल वाई और डेल जेड वो भी 0 होने चाहिए, तभी ये इनफिनिट सॉल्यूशन देगा। समझ में आ रहा है, मीन्स तुम्हें ये दोनों डिटरमिनेंट भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो डेल वाई निकालो, डेल वाई देखते हैं। डेल वाई 2 की जगह पे कितना आएगा -2 माइनस का 3 म्यू, +1 के साथ कितना आएगा -3 -6 +1 के साथ 3 म्यू माइनस का कितना 2, 3 म्यू माइनस का कितना 2। ये क्या होना चाहिए 0, बोलो दोस्तों। यहां से कितना आएगा -6 म्यू प्लस का 3 म्यू माइनस का 3 म्यू, बोलो -4 -6 -10 -10 -2 -12। देखो यहां से भी म्यू कितना आया -4, मतलब म्यू इक्वल टू -4 के लिए डेल वाई भी 0 होगा। और सॉल्व करके देख लेना, इसके लिए ये भी 0 होगा, चेक कर लेना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, सेकंड केस का आंसर क्या लिखूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा म्यू क्या, बोलो लैम्डा क्या -1, म्यू क्या -4। तो फिर कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने सॉल्व किया यहां म्यू -4 आया, मान लो अगर सॉल्व करते टाइम यहां पे म्यू -2 आता, उसका क्या मतलब है कि भाई डेल एक्स 0 हो रहा है -4 पे, डेल वाई 0 हो रहा है -2 पे, तो क्या कोई ऐसा म्यू है जिसके लिए तीनों 0 हो रहे हैं, नहीं है ना। तो उस केस में मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन वाला केस कभी भी पॉसिबल नहीं होता। वैसे 99% केसेस में म्यू सेम ही आता है, वो अभी नहीं आएगा, धीरे रहेगा। मतलब जनरली क्या होता है कि हम डेल एक्स से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ जो म्यू आता है ना उनके लिए ये 0 होते ही होते हैं, एक आधा केस होते हैं जिसके लिए ऐसा नहीं होता।
थोड़ा बताया पहले। अभी तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हें तीनों चेक करने पड़ेंगे, और अगर टाइम कम पड़ रहा है तो एक चेक कर लेना, उसी को आंसर कह देना। ठीक है, अभी कंसेप्चुअली अपन सही रखते हैं। सर मैं तुम्हें तीनों चेक करने पड़ेंगे कायदे से, तो और तीनों जीरो आने चाहिए। थोड़ा बताया। तो नो सॉल्यूशन कब होगा, कब होगा? नो सॉल्यूशन कब होगा? हाँ, लैम्डा शुड बी इक्वल टू कितना? -1। म्यू का क्या? म्यू अगर -4 हो गया तो इन्फिनाइट हो गया, तो म्यू बस -4 नहीं होने दो। म्यू अगर -4 नहीं है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन के अलावा बाकी सारे केसेस नो सॉल्यूशन के तो होंगे, क्योंकि डब्बा जीरो है अपना। आए नहीं आए सब? थोड़ा बहुत जला। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब डब्बा नॉन जीरो। इन्फिनाइट और नो सॉल्यूशन के लिए डब्बा कैसा होना चाहिए? जीरो। फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालो, अगर तीनों जीरो आ रहे हैं तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, और एक भी अगर नॉन जीरो आएगा तो नो सॉल्यूशन है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, बस बेटा, बात नहीं करो। अगले ना, अब इसमें एक टर्म यूज होता है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। बस कंसिस्टेंट इक्वेशंस माने, कंसिस्टेंट इक्वेशंस माने क्या? वो इक्वेशन जिनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो। इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट कब नाम देते हैं? जब उनके थ्रू हमें कम से कम एक, ध्यान देना, कम से कम एक तो सॉल्यूशन मिले, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसका मतलब कौन कौन से केसेस में आएंगे? बिल्कुल सही कहा, यूनिक वाला केस भी इसमें आएगा, प्लस इनफिनाइट वाला केस भी इसमें आएगा। ये दोनों केसेस हम लोग क्या कहते हैं? अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो हम लोग उन इक्वेशंस को क्या नाम देंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशंस नाम देंगे। तो शायद समझ में आ ही गया होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस किन्हें कहेंगे? तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हम लोग नाम देंगे जिनके नो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो जैसे तुमसे बोला होगा कि भाई ये जो फलाना सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है, तो बताओ लैम्डा क्या होगा? तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर इनकंसिस्टेंट उसने बोल दिया, मतलब वो नो सॉल्यूशन वाले की बात कर रहा है। नहीं आ रहा? बुकलेट निकालो, बुकलेट निकालो। एक देना बेटे। पेज नंबर 65। बस बेटा, बात नहीं करो। इलेक्शन नंबर, देखो यार, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ लो थोड़ा सा,
है ना, क्यों बात करते इतने यार, टाइम की वैसे ही कमी रहती है, बाद में ढूंढते फिरोगे यार, थोड़ा और टाइम मिल जाए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 47 48, इलेक्शन नंबर 47 48 करो। एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर 2 करो। एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 4 क्वेश्चन करो जल्दी। देखो बेटा, ध्यान देना, अभी जो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आई थी, वो आई थी एक्यूरेसी को लेके। सबको सब पता था कि क्या लॉजिक लगना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, बट एक्यूरेसी उनकी अच्छी नहीं थी। 10 गलत, 12 गलत, 15 गलत। अब सोचो 10 12 अगर तुम गलत कर रहे हो, 10 गलत कर रहे हो, तो एवरेज ने उस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को तुमने कितना टाइम दिया होगा? 4 मिनट दिया होगा कम से कम, 3 मिनट दिया होगा मिनिमम, मान लो 3 तो दिया होगा, 4 मान लो, है ना, दिया होगा ना। 7 मिनट इंटू 10 क्वेश्चन, कितने मिनट? 40 मिनट, है ना। कितने क्वेश्चन गए? 10 क्वेश्चन गए तो -4, -40, -40, और नेगेटिव कितना मिला? -10, कितने गए? -50, टाइम कितना गया? कुछ समझ में आया? कि अगर तुम गलत कर रहे हो, एक तो तुम टाइम खो रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने 40 मिनट भी वेस्ट किए। 40 नंबर जो तुम्हारे आ सकते थे अगर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होती, वो भी गए, प्लस 10 नंबर नेगेटिव के तुम ऑल आए। 12 में क्या कर रहा हूँ, 3 बारी में झटका मिलता सीधा, ठीक है ना। अगर तुम्हारे 4 गलत होने थे और तुम्हारे गलत 12 हो रहे हैं, सुनो एकदम से तुम्हारा स्कोर 40 नंबर कम जाएगा, 40 नंबर कम। इसलिए एक्यूरेसी पे फोकस करो, और एक्यूरेसी तभी आएगी भाई जब क्वेश्चन सिंसियरली फोकसली वे में तुम सॉल्व करोगे। ये नहीं हाँ हाँ ही अरे अरे ठीक है यार, क्या कह रहा था तू, अच्छा, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा फोकस रहो अगर अच्छा करना है तो, बाकी जिसको जो करना है करने दो, तुम अपना सोच लो, उनको तो गले पे बैठना है फिर। चलो थोड़ा सीरियस हो जाओ आपसे, तेजी से सॉल्व करो इनको चारों को।
ओके क्या? बस बेटा, शांत। कितने हो गए? हुए नहीं हुए कुछ? ओके क्या? ओके सारे? हाँ, कितने हुए? हम्म? कितने हुए मेरा? कितने हुए? तो देखें, देन वी टेक। चलो, अच्छा बेटा, 47 48 कौन सा पूछना है? एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज में कोई पूछना है? कोई नहीं पूछना? सच्ची में? 40? सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना? तो ये तो कौन सा केस हो गया?
तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल होमोजेनियस वाला, 0 0 0 इस साइड, है ना? तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डब्बा नॉन जीरो होगा। 48 वाले में यूनिक सॉल्यूशन कब आता? जब डब्बा क्या होता? नॉन जीरो। तो कितना आएगा? 2 3k, 2 3k और कितना 3k प्लस 4। यहां से कितना आएगा? 1k प्लस 4, k प्लस 4, 4k प्लस 2, 1, 2k प्लस 2 और 3k प्लस 4। ठीक है ना? ये अगर नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जीरो होगा तो इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा। अब इसका डब्बा बस हमें खोलना है। अब डब्बा खोलने के बाद समझदारी दिखाएंगे। इस वन को जीरो बना दूं तो रो 3 में से रो 2 घटा दूं, तो इसमें से घटाते कितना आता? जीरो। दिस माइनस दिस कितना था? k माइनस का 2। दिस माइनस दिस कितना था? माइनस के प्लस का 2, माइनस के प्लस का 2। इसको भी जीरो बना दो, इसका 2 गुना करके घटा दो, तो इसका 2 गुना करके घटाओगे जीरो, इसको 2 गुना करके घटाओगे तो k माइनस का 8। इसका 2 गुना करके घटा दो तो 3k माइनस का 8k माइनस का 5k, 4 माइनस 4 0 आया। अब इसका ओपन कर दे तो 1 के बाद कितना आएगा? k माइनस 8, k माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का k माइनस का माइनस और माइनस कितना? 5k इंटू कितना? k माइनस का 2। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, 0 फॉर इनफिनिट सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करो, ये तो बहुत लेंदी आएगा खोलोगे तो। वही बनाया होगा इसने, वही बनाया ना इसने। कुछ और पूछा है क्या इसमें? हाँ, ये क्या कर दिया इसने? अच्छा, डब्बा ए जीरो हो गया, फिर किसके लिए? के प्लस 2 और माइनस 2 के लिए। अच्छा ये, चलो बस बेटा, इसने देखना उसका आगे क्या किया है। तो के इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2, के इक्वल टू प्लस माइनस का 2, बस इसमें इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा। अब इसने ये पूछा है कि जो इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे वो किस फॉर्म के होंगे दिखने में। इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे वो किसी फॉर्म होगा उनका कोई, वो किस फॉर्म के हैं पूछा गया है। तो हमने केस वन लिया जब के क्या होता? 2। के चलो अगर 2 रखते हैं तो देखना इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? 2x प्लस का कितना? 6y। 2 रखते तो 6 और 4 कितना? 10। 10z इक्वल टू कितना? 0। यहां से कितना आता? x प्लस का कितना? 6y। 2 रखते तो कितना आता बताओ? 10z इक्वल टू 0। सही है ना? और कितना आएगा? x प्लस का 2 और 1 3, 6y। बोलो दोस्तों, प्लस का ये भी, ये भी 10z। बोलो दोस्तों, ठीक है ना? ये आ गए। अब इससे हमें सीखना है, इससे हमें पता करना है कि जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। ये तो कंफर्म इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो किस फॉर्म के होंगे। तो गौर करो, यहां 3 इक्वेशन ना मिल के बस हमें 2 इक्वेशन मिल रही है। ये तीनों इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। तो इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बेसिकली एक एक्स वाई जेड में सॉल्यूशंस का एक फॉर्म चाहिए। तो ध्यान देना, इन टाइप के क्वेश्चंस में तुम किसी भी एक को जीरो पुट कर सकते हो, किसी भी एक को क्या पुट कर दो? जीरो। जैसे देखा उनने इस केस में किसको पुट किया? जीरो, एक्स को जीरो पुट कर दिया। ठीक है ना? एक्स को क्या पुट कर दिया? जीरो। एक्स को जीरो पुट करने से फायदा क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन कौन सी बच रही है? 6y प्लस का कितना? 10z इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान देना, y को अगर मैं लैम्डा मानू, y को अगर मैं क्या मानू? लैम्डा, तो z किस फॉर्म का आएगा? माइनस का 6y बाय कितना? 10। तो z कितना आएगा? माइनस का 3 लैम्डा बाय 5। तो जो इसके सॉल्यूशन होंगे x कॉमा वाई कॉमा जेड, वो किस फॉर्म के होंगे? 0 कॉमा लैम्डा कॉमा माइनस 3 लैम्डा बाय, लैम्डा बदलते जाओगे तो सॉल्यूशन बदलता जाएगा। समझो उसने क्या किया। एक तो इनफिनिट सॉल्यूशन आया, क्वेश्चन में खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था? भाई ये बताओ इसके जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म के आएंगे। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, जो तुम्हारे पास दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी उसमें तुम किसी भी एक वेरिएबल को जीरो मान दो।
जैसे मैंने x को 0 माना, तुम चाहो तो y को 0 मान लो, है ना। वैसे x को 0 मानना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म तो सेम ही लिखे हैं, ये दोनों टर्म देखो कैसे लिखे हैं, सेम। समझ गए ना, तो यहाँ पे x को 0 मानने में समझदारी थी। और कोई y को 0 मानते तो फिक्स सॉल्यूशन आया था, y को अगर 0 मानते तो ये दोनों इक्वेशन अलग हो जाती, तो इसका एक सॉल्यूशन आता फिर। और एक्चुअली उस केस में जो सॉल्यूशन आता है वो 0 0 0 ही आता। देखो y को 0 मानो तो 2x प्लस टेन जेड इक्वल 0, x प्लस टेन जेड इक्वल टू 0, तो 0 0 सॉल्यूशन आता। वो तो वैसे भी इनफिनिट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा ना। आया पक्का? पक्का आगे चले, चलो अगला देखना। अब देखना मेथड 2, मेथड 1 समझ में आया। मेथड 1 हमने देखा क्रैमर्स रूल की मदद से हम कैसे तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन आ गया जो मैं कराया था। हम्म, क्या क्या अगले देखें। चलो देखें अगले, देखो दूसरा तरीका देखना। एक तो हमने देखा कि क्रैमर्स रूल की मदद से कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका काफी जल्दी आता है इससे आंसर, ध्यान दो। ठीक है, इसका लॉजिक 3D में समझ में आएगा तुम्हें। ना लॉजिक क्या है, देखो इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना वो तो देखो आसान होता है। ये यूनिक सॉल्यूशन कब लेगा ये तो पता करना देखो आसान होता है, जब डेल क्या होता है, नॉन जीरो। इसमें तो मेरे हिसाब से दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत कब आती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के तुम्हें डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड तीनों चेक करने पड़ेंगे। समझ गए? तो उसकी बजाय ध्यान देना अपने पास एक और ऑप्शन है। अगर ध्यान देना, इफ थ्री सिस्टम ऑफ इक्वेशन, if three system of equation has infinite solution, then one of them then one of them can be written as linear combination of other two. Then one of them can be written as linear combination of other two. बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या भी देखना। अगर ध्यान देना तीन इक्वेशंस मिलकर अगर इनफिनिट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये समझ जाना कि दो इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा इक्वेशन पक्का बन रहा होगा 99.9 केसेस में। दो इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो तीसरा इक्वेशन तुम्हें कंफर्म मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y प्लस z इक्वल टू -1। दूसरा 3x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू, और तीसरा है x प्लस 7y, x प्लस 7y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू। हम कौन से केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, गंदे वाले केस के लिए, मतलब किसके लिए, इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए। मेरे हिसाब से यूनिक सॉल्यूशन तो इजी है ना। हम बात करेंगे इसके लिए इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए। तो अगर इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर इनफिनिट सॉल्यूशन आया है तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन माने इसका कुछ a टाइम्स और इसका कुछ b टाइम्स करने पर तुम्हें ये इक्वेशन कंफर्म मिलेगा। किसी ना किसी a और b के लिए इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मिलकर ये बन रहा होगा। वापस से रीजन में 3D में आएगा, अभी क्लियर हट लो।
कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो किन्हीं भी दो का, जरूरी नहीं कि इन दोनों का ही, किन्हीं भी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो तीसरा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब जरा गौर करो, थोड़ा सा ध्यान देना, छाप लेना आराम से। अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करने से तीसरा बन रहा है तो जरा x का कॉम्बिनेशन चेक करो, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b कितना आना चाहिए बताओ? 1। x का कॉम्बिनेशन यहां 1 है ना। y का कॉम्बिनेशन देखो, 3a माइनस का b, 3a माइनस का b इक्वल टू कितना? 7। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैं a और b निकाल सकता हूं, बोलो। तो इसका 3 गुना करके ऐड कर दूं, b कट जाएगा। 3 गुना करके ऐड करते तो कितना आता? 11a। यहां से कितना आता? 22। a कितना आ गया? 2। बोलो, a2 शब्द है, 6 माइनस का 7, बोलो तो b कितना आएगा? -1। सही है ना? मीन्स a2 और b-1 आ गया, कुछ तो बोलो। अब ध्यान दो, a तुम्हारा आ गया 2, b कितना आ गया? -1। अब जरा z का कॉम्पोजिशन भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, तो z का कॉम्पोजिशन देखो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, -1 इंटू 3 इक्वल टू कितना? लैम्डा। देखो लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना? -1। कांस्टेंट टर्म, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, म्यू विल बी इक्वल टू -4। ये आया था। मैंने क्या कहा, अगर तीन इक्वेशंस आपस में इनफिनाइट सॉल्यूशन रखते हैं तो दो इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरा बनेगा हर एक टर्म। समझ गए? नहीं आया होगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, एक्स और वाई के कोफिशिएंट से मैं पहले ए और बी निकाल लिया। एक बार ए और बी मिल गया तो सेम ए और बी के लिए यहां भी और यहां भी सेम रूल फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, ये 3D का बहुत ही अच्छा लॉजिक है, प्लेन्स का। कुछ कह रहे हो क्या? हाँ बेटा, ऊपर, अच्छा सॉरी। है पक्का ये वाला? नहीं है क्या? बोलो तो, नहीं है क्या? बोलो तो। बस बेटा। चलो, ये पक्का गया, एक और बताऊं? चलो फिर क्वेश्चन करो। आ गया तो फिर, एंड अल्फा फॉर विच, एंड अल्फा फॉर विच, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बस बेटा, बात नहीं है यार। एक्स प्लस का अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल अल्फा -1 एंड
x plus y is alpha z equal to alpha minus 1 has no solution. And alpha for which this system of equation has no solution. बात नहीं बेटा. बस शांत.
हो रही नहीं हो रही कुछ? हाँ, लैम्डा में दोनों निकालने पड़ेंगे ना, जैसे अपने क्वेश्चन किया था कुछ देर पहले अभी ऊपर, वही वाला है। कहाँ अटक रहे हो? किसमें अटक रहे हो? पहले वाला नहीं है क्या? पहले वाले में उस वाले तरीके से नहीं आएगा, दूसरे वाले तरीके से, क्योंकि उसमें ए और बी निकालने के लिए तुम्हें दो जगह तो अल्फा नहीं चाहिए था ना, बड़ी हर जगह देखो अल्फा है। तो इसमें तुम्हें पहला वाला जो तरीका था, क्रैमर्स रूल वाला, वो यूज करना पड़ता। बस बेटा, तो अगर इसके नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन है तो पहली कंडीशन देखो, डब्बा तो जीरो होगा ही होगा। डब्बा जीरो कर दें, अल्फा वन वन, वन अल्फा वन, वन वन अल्फा, ये तुम्हारा क्या होगा? जीरो। ये तो देखो अच्छा बनेगा, अल्फा क्यू प्लस टू माइनस का थ्री अल्फा इक्वल टू जीरो। इसके वही ए बी सी, एक फैक्टर ए प्लस इक्वल टू जीरो, शांत जाओ। दूसरा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहां से दो सॉल्यूशन आए, या तो अल्फा इक्वल टू कितना -2, या तो अल्फा इक्वल टू कितना 1। बात नहीं बेटा। अब ध्यान देना, डेल जीरो करना काफी नहीं है, अब हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें से किस अल्फा के लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों जीरो नहीं आने चाहिए। ठीक है ना? चलो, अल्फा वन रखो। अल्फा अगर तुम सोचो वन रखोगे तो तीनों इक्वेशंस कैसी बन जाएंगी? वन रखो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तीनों इक्वेशन ये बन जाएंगी। और तीनों इक्वेशन अगर सेम बन गई, तीनों इक्वेशन अगर कैसी बन गई? सेम, तो कौन सा केस है? इनफाइनाइट का कि नो का? इनफाइनाइट का केस है ये कि नो का केस है? इनफाइनाइट का केस है। क्यों? हाँ, या तो ऐसे सोच लो कि तीनों प्लेन सेम हो गए, तीन चीजें जो कि कोइंसाइड कर गई, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। या ऐसे सोच लो, या ऐसे सोच लो कि एक्स वाई जेड के तुम कुछ भी ट्रिपलेट रखते रहो, कुछ भी ट्रिपलेट रखोगे तो तीनों इक्वेशन को सेट करेगा। जैसे वन माइनस वन जीरो, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस फोर जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बना सकते हो। अल्फा अगर -2 रखते, अल्फा अगर क्या रखते? -2, अल्फा अगर -2 रखते तो इक्वेशन का मतलब माइनस का कितना? 2x प्लस का y प्लस का z इक्वल टू कितना? -3। ठीक है ना? यहां से कितना आएगा? x माइनस का कितना? 2y प्लस का z इक्वल टू माइनस का 3। यहां से कितना आएगा? x प्लस का y माइनस का 2z इक्वल टू माइनस का 3। यहां से तुम्हें डेल x डेल y और डेल z चेक करना पड़ेगा। डेल x चेक कर दो, डेल x कितना था? -3 -3 -3। यहां से कितना था? 1 -1 1, 1 -1 1। यहां से कितना था? 1 1 माइनस का 2, 1 -2 बनाएगा ना? बोलो कुछ तो। इसके लिए चेक कर ले, बस -3 कॉमन खींच लूं, -3 कॉमन खींचते तो यहाँ 1 1 1 बनता,
दो जीरो बना लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, रो 3 में से रो 2 को माइनस कर रहे हैं, माइनस का 3, रो 2 में से रो 1 को घटा दूं, 0 1 1 1, बोलो इसका खोल दे, 1 के अबाउट, देखो कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया मतलब क्या आ गया, नॉन जीरो। बस यार, डेल एक्स नॉन जीरो आ गया, और डेल एक्स अगर नॉन जीरो आ गया, ये एक भी नॉन जीरो अगर हो गया तो कौन सा केस होता था, नो सॉल्यूशन का कि इनफिनाइट का, नो सॉल्यूशन का। मींस एक ही सॉल्यूशन आएगा इस पूरे क्वेश्चन का, अल्फा इक्वल टू माइनस, अल्फा मैंने एक बार 1 रखा तो देखा साफ साफ ये तो इनफिनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, अल्फा फाइंड करना था ना। हाँ तो अल्फा फाइंड किया, दो आए, अब ये देखना पड़ेगा ना किसके लिए इनफिनाइट है किसके लिए नो है, वो चेक तो करना पड़ेगा ना। नहीं है क्या, चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। इसको करने के लिए अब तुम क्रैमर्स रूल का भी यूज कर सकते थे या दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, तो सेकंड वाला तरीके से यूज करते, ध्यान देना। बस यार, भाई नहीं पढ़ना तो बाहर निकल जाओ ना यार, क्यों दिक्कत क्या है तुम्हें, नहीं पढ़ना चुपचाप बाहर निकल जाओ, जबरदस्ती क्यों बैठे हो। ठीक है, एक्स का ऑप्शन देखना, तो a प्लस थ्री बी इक्वल टू कितना, 1, a प्लस का 3b इक्वल टू कितना, 1। y का ऑप्शन देखना, a माइनस का b, a माइनस का b इक्वल टू माइनस का कितना, 7। ठीक है ना, इन दोनों से मैं a और b के लिए सॉल्व कर लूं, इसमें से उसको घटाए तो a कटता, यहां से कितना आता 4b, यहां से कितना आता 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b2 आ गया, b2 अगर रखते हैं यहां पर तो a की वैल्यू -5 आ रही है ना, b2 आ गया और a कितना आ गया -5, कहा अब a आ गया 2, b आ गया माइनस का 5, ठीक है ना, तो उल्टा कर दिया, a -5 था, b कितना था 2 था, है ना। अब z का ऑप्शन मैच कराएं, तो माइनस का 10, माइनस का 4, लैम्डा कितना आ गया -14, ठीक है ना। तो अपन को ये जीरो नहीं होने देना यूनिक के लिए, तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस का 14, और म्यू इस केस में कुछ भी हो जाए, पहला पार्ट ये आया था, नहीं आया था क्या, समझ गए ना, या तुम डेल से चेक कर लो, डेल नॉट इक्वल टू जीरो कर दो, उससे भी ये आ रहा होगा। दूसरा, अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन होना है तो म्यू कितना आएगा, माइनस का 5 प्लस का 4, -5 प्लस 4, म्यू कितना -1, तो इनफिनाइट के लिए क्या आएगा, लैम्डा शुड बी इक्वल टू कितना 14 एंड म्यू शुड बी इक्वल टू कितना -1, -1 नहीं आ रहा ना, अच्छा -14, सॉरी। और नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा शुड बी इक्वल टू कितना, माइनस का 14, बट म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1, पता नहीं आया नहीं आया, पूछना है तो पूछ लो। मैंने क्या किया, यहाँ ए माना इसको बी माना, यहां से मैंने दो इक्वेशंस निकाली, ए और बी के लिए सॉल्व किया, सेम ए और बी के लिए ये और ये भी ट्रू होना चाहिए, समझ गए, आया पक्का। चलो तो तुम लोग को डिस्ट्री 3 करनी है अब, सॉरी 4, 4 है क्या, 4 करनी है, डिस्ट्री 4 कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे।
ठीक है, चलो